नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज फिर हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। पिछली वीडियो में हमने थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट किया था और आज उसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इससे होगा ये, अगर आपको पिछली वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और दूसरी बात आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि मादा जनन तंत्र के अंगों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो प्राइमरी ऑर्गन जिसमें दोनों अंडाशय आ जाते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी ऑर्गन जिसमें देखो ओविडक्ट आ जाती है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं, यूट्रस आ जाती है और वेजाइना आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ओवेरी की। तो ओवेरी, ये नहीं ओवेरी, ये क्या है, ओवेरी दो होती है, एक तो लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की ओवेरी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम बात करें ओविडक्ट की। तो ये ओविडक्ट है भाई, ये क्या है, ओविडक्ट। ये अंडवाहिनी है और अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। देखिए इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं। उसके बाद हम बात करें यूट्रस की। तो देखिए ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस के भी कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक तो यूटेराइन हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वेजाइना, ये वेजाइना है, ठीक है। तो ये तो मादा जनन तंत्र के क्या है, भाग हैं। अब एक बार हम डायग्राम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, ये जो आप देख रहे हो क्या है, दोनों ओवेरी। ये क्या है, ओवेरी। तो ओवेरी से जो अंडा निकलता है उसको कैच करने का काम कौन करता है, तो ये इनफंडिबुलम वाला भाग करता है। इस पर झालरनुमा संरचना होती है जिनको क्या बोलते हैं, हम फिमरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ओविडक्ट है। और ओविडक्ट के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ये जो भाग है वो कौन सा भाग है, इनफंडिबुलम। ये बीच वाला भाग ये कौन सा है, एम्पुला। और ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, इस्थमस है, ठीक है। तो डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, इससे ही आपको समझना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हॉर्न। और कितने होते हैं, दो होते हैं, दो हॉर्न होते हैं, है ना। उसके बाद में ये बॉडी है। हम बात करें किसकी, गर्भाशय की, ये बॉडी हो जाएगी। और देखिए गर्भाशय के तीन भाग होते हैं, हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स के भाग होते हैं, अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। ये वेजाइना भैया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये दो, ये जो देख रहे हो दो, ये क्या है, कैनाल ऑफ गार्डनर है। क्या है, कैनाल ऑफ गार्डनर, जो कि मादा में बुल्फिन डक्ट का अवशेषी भाग होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया। ये जो आप देख रहे हो ये डॉट डॉट संरचना, ये क्या है, लिगामेंट। ये क्या है, लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मीजोबेरियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एक के बारे में चर्चा करूंगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं है। कॉपी पेन को बिल्कुल बंद करना और ध्यान से सुनना है। तो देखिए भैया सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ओवेरी की, ठीक है। तो देखिए अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं। हम बात करें रुमंती जानवरों की तो बादाम आकृति के होते हैं, ठीक है। जब कोई भी जानवर नहीं दिया गया हो तो हम मान के क्या चलते हैं, गाय मानकर चलते हैं। और जब कोई भी पक्षी के बारे में नाम नहीं दिया गया तो मान के क्या चलते हैं, मुर्गा और मुर्गी मानकर चलते हैं, ठीक है। ये नियम है अपना। अब देखिए ओवेरी होती है वो संख्या में दो होती हैं और किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, बताओ। तो वो ब्रॉड लेगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं जिनको क्या बोलते हैं, मीजोबेरियम लेगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ओवेरी होती है उसके ऊपर एक जर्मिनल एपिथेलियम की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे भारी परत होती है वो किसकी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जनन उपकला स्तर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम ओवेरी का सेक्शन काटेंगे तो अंडाशय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। यानी कि एक भाग होता है बाहर वाला जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो देखिए जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये कॉर्टेक्स किससे मिलकर बना होता है, क्योंकि भारी वाला भाग होता है और बाहर वाला जो भाग होता है ना उस पर जर्मिनल एपिथेलियम की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके बाद जो ये मेडुला होता है इसमें देखो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनी तंत्रिकाएं होती है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है। ये तो बात किसकी हो गई, अंडाशय के प्रकारों की, भागों की, ठीक है। जब इसका हम सेक्शन काटेंगे। अब देखिए अब हम बात करें कुछ जानवरों की। तो देखिए जैसे हम बात करें बिच की, जो कुतिया होती है ना, कुतिया का जो अंडाशय होता है,
कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। यानी कि कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें किसकी? घोड़ी की। हम घोड़ी की बात करें तो देखिए, यानी कि सभी जो जानवर होते हैं ना, सभी जानवरों में जो ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, वो अंडाशय की पूर्ण सतह से होता है, यानी कि पूरी सतह से, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन घोड़ी में जो ओवुलेशन होता है वो ओवुलेशन फोसा से ही होता है। एक गड्ढा पाया जाता है, इससे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ठीक है भैया? यानी कि घोड़ी में जो ओवुलेशन होता है वो कहाँ से होता है? ओवुलेशन फोसा से ही होता है। ठीक है, चलो अब देखिए, अब हम बात करें आगे तो देखिए, अब हम बात करें किसकी? गाय की। ठीक है, गाय या रूमंती जानवर। तो देखिए, रूमंती जानवर या गाय की बात करें हम, तो गाय में जो ये लेफ्ट साइड की ओवेरी होती है ना, इस राइट साइड की ओवेरी की तुलना में कम क्रियाशील होती है। ये कम क्रियाशील होती है। क्यों होती है कम क्रियाशील? कम क्रियाशील इसलिए होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? रूमन होता है। तो रूमन के दबाव की वजह से इसको ब्लड की सप्लाई कम हो पाती है, और ब्लड की सप्लाई कम हो पाती है, इसीलिए ये इसकी तुलना में कम क्रियाशील होती है। क्रियाशील तो होती है, गर्भधारण इसमें भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है इसमें गर्भधारण नहीं होते, लेकिन इसकी तुलना में कम होते हैं। ठीक है, और वजह आपको पता ही है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? रूमन होता है। रूमन के दबाव की वजह से क्या है? इसको ब्लड की सप्लाई होती है, वो कम हो पाती है। ठीक है, इसलिए तो ध्यान रखना है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि रूमंती जानवरों में ज्यादातर जो गर्भधारण होते हैं ना, वो किस में होते हैं? राइट हॉर्न में होते हैं। किस में होते हैं? राइट हॉर्न में होते हैं। अब देखिए, हम और जानवरों की बात करें, जैसे हम बात करें मुर्गी की। पक्षी है ये, है ना, कोई बात नहीं है। मुर्गी की बात करें तो देखो, मुर्गी में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही क्या होती है भैया? क्रियाशील होती है। ठीक है, क्रियाशील होती है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि राइट ओविडक्ट क्रियाशील होती नहीं है, तो लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही क्रियाशील होती है। आगे देखिए, आगे हम बात करें ऊंटनी की। ऊंटनी की बात करें हम, तो ऊंटनी में 99% जो गर्भधारण होता है, 99% जो गर्भधारण होता है वो किस में होता है? लेफ्ट हॉर्न में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊंटनी में 99% जो गर्भधारण होते हैं वो लेफ्ट हॉर्न में ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जानवरों की बात। इससे आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, सब कुछ याद रखना है, तो है ना, अधूरा काम किसी भी काम का नहीं होता, ध्यान रखना। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करें किसकी? अंडाशय की आकृति की। क्या कि विभिन्न जानवरों में इसकी आकृति होती है, वो कैसी होती है? तो देखो, मैं एक चीज लगा रूमंती जानवर, और रूमंती जानवर में देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी आ जाती है। तो रूमंती जानवरों में जो अंडाशय की आकृति होती है ना, वो कैसी होती है? आलमंड शेप होती है। कैसी होती है? आलमंड शेप। और आलमंड बोले तो बादाम आकृति की, है ना, बादाम आकृति की होती है। अब देखिए, हम बात करें घोड़ी की। घोड़ी में अंडाशय की आकृति कैसी होती है? वीन शेप। कैसी होती है? बीन शेप, यानी कि सेम आकार। ठीक है, मुर्गी और सुअरी की बात करें, तो कैसी आकृति होती है? इंपॉर्टेंट है भैया, अंगूर के गुच्छे नुमा होती है। ठीक है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ऐसे ये कोबेरी इधर लटक रही है, इधर लटक रही है, इधर लटक रही है ना, ऐसे होती है। ठीक है, तो मुर्गी और सुअरी में जो अंडाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे नुमा होती है। देखिए, कुतिया की बात करें हम, कैसी होती है? अंडाकार। कैसी होती है? अंडाकार होती है। ठीक है, तो ये मुर्गी और सुअरी ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो गई अंडाशय की बात। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भाई साहब ओविडक्ट की। किसकी बात करेंगे? ओविडक्ट की। तो देखिए, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, ओविडक्ट, ये रही ओविडक्ट, है ना। ओविडक्ट होती है वो अंडाशय और यूटेराइन हॉर्न को जोड़ने वाली एक पतली नलिकाकार संरचना होती है। ये तो अंडाशय और ये
हॉर्न। तो इनको जोड़ने वाली एक पतली नलिकाकार संरचना होती है जिसके 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम है ना, एम्पुला और इस्थमस। 3 भाग होते हैं ओविडक्ट के। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए मैं तीनों भागों के नाम लिख रहा हूँ, तीनों के कार्य लिखेंगे। पहला है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। दूसरा है एम्पुला, एम्पुला। तीसरा इस्थमस, इस्थमस। तो देखिए जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है ना, ये क्या करता है? अंडे को कैच करने का काम करता है। यानी कि अंडाशय से जो ओवम निकलता है ना, अंडाणु निकलता है, तो उसको कैच करने का काम कौन करता है? ये इनफंडिबुलम वाला भाग करता है। इनफंडिबुलम में क्या पाई जाती है? ये झालर जैसी संरचना पाई जाती है जिनको फिमरी बोलते हैं, और एक छिद्र पाया जाता है जिसको ओस्टियम बोलते हैं। ये पिछली वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है, देख लेना वहां पर। और उसके बाद ये एम्पुला और ये इस्थमस। इनफंडिबुलम की खास विशेषता है कि पक्षियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? पक्षियों में निषेचन कहाँ होता है? पक्षियों में निषेचन कहाँ होता है? इनफंडिबुलम वाले भाग में होता है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। तो पक्षियों में निषेचन कहाँ होता है? यहाँ होता है भैया, इनफंडिबुलम में, ठीक है। उसके बाद एम्पुला और स्टेमक्स के जंक्शन पर, यानी कि जानवरों में जो निषेचन होता है, जानवरों में निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है। एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है। यानी कि देखो ये तो हो गई एम्पुला, ठीक है, ये इस्थमस हो गई, तो यहां पर होगा बीच में, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई बात किसकी? ओविडक्ट की। अब हम बात करेंगे गर्भाशय की, ठीक है। ये रहा गर्भाशय, है ना, ये गर्भाशय, यूट्रस। यूट्रस को क्या बोलते हैं? बोम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोम्ब। बोम्ब का मतलब होता है कोख। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो पलता है, बच्चे का जो विकास होता है भ्रूणावस्था में, किसमें होता है? गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था कि गर्भाशय की कितनी परत होती है? 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3 परत होती है। यानी गर्भाशय के लिए शब्द आता है वो क्या आता है? मैट्रियम। मैट्रियम जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? गर्भाशय के लिए। और पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बाहरी परत, मायोमेट्रियम मध्य की परत, एंडोमेट्रियम अंदर की परत। तो ये 3 परत होती है, ठीक है। गर्भाशय होता है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? ओभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओभार पाए जाते हैं, जो भ्रूण अवस्था के दौरान कोटिलिडन्स में चेंज हो जाते हैं, जो क्या करते हैं? बच्चे को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए 2 संरचना होती है, एक तो होती है प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम किसको बोलते हैं? यानी कि जो मादा वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कैरेंकल्स, और भ्रूण वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कोटिलिडन्स, ठीक है। तो दोनों संरचनाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्लेसेंटोम बोलते हैं। वो तुम्हारे गायनोकोलॉजी का पार्ट है आगे ना, उसके बाद देखिए सेकंड ईयर का। तो गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? कितनी परत होती है? 3 परत होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। गर्भाशय को क्या बोलते हैं हम? बोम्ब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्विक्स। सर्विक्स है वो गर्भाशय का गर्दन वाला पार्ट है, इसलिए सर्विक्स को क्या बोलते हैं हम? नेक ऑफ बोम्ब। सर्विक्स को क्या बोलते हैं? नेक ऑफ बोम्ब, क्योंकि ये सर्विक्स है वो गर्भाशय का ही भाग है। अब देखिए सर्विक्स होती है वो कैसी संरचना होती है भाई? फोल्डेड संरचना होती है। कैसी होती है? इसमें अनेक फोल्ड पाए जाते हैं, अनेक फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और मोटी परत होती है इसकी। अब सर्विक्स कब खुलती है? जब पशु हीट में आता है या प्रसव के टाइम पर ये खुलती है, ठीक है। सर्विक्स को खोलने के लिए एक इंजेक्शन काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? एपिडोसिन काम में लेते हैं, जिसमें क्या आता है? बेलेथिमेट ब्रोमाइड आता है। वो तुम्हारे सेकंड ईयर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्विक्स में जो बाहर वाला छेद होता है, बाहर वाला छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। जो अंदर वाला छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये कब खुलती है? या तो पशु हीट में आता है तब खुलती है, या प्रसव होता है तब खुलती है। उससे पहले ये बंद रहती है, किसके द्वारा? मूकस प्लग के द्वारा ये बंद रहती है। क्लियर भैया, समझ में आया? उसके बाद है वेजाइना। वेजाइना,
वेजाइना। वेजाइना क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे का जन्म होता है वो इसी से होता है, इसके द्वारा क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। और ये मादा में समागम का अंग है। क्या है? समागम का अंग है। ठीक है, मादा में समागम का अंग होता है। ठीक है, वेजाइना। उसके बाद बलवा, जो भारी संरचना होती है ये, ठीक है, भारी संरचना होती है। उसके बाद इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं हाइमन। ठीक है, और एक क्लाइटोरिस पाई जाती है जो मादा में नर के श्वसन के समान संवेदनशील अंग होता है। ठीक है भैया, ये तो हो गए मादा जनन तंत्र के भाग मोटे मोटे तौर पर। डायग्राम को एक बार दोबारा देख लीजिए। अब देखिए एक चीज और देखिए, एनाटॉमी चल रही है और हम इसमें क्या है, गायनेकोलॉजी को फंसा रहे हैं। तो देखिए, मादा जनन अंगों का विकास, मादा जनन अंगों का विकास होता है वो एक नलिका के द्वारा होता है, नलिका के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट। क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, मुलेरियन नलिका। और नर जनन अंगों का विकास किसके द्वारा होता है? तो वो होता है वुल्फियन डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वुल्फियन डक्ट के द्वारा होता है। और ये जो कैनाल ऑफ गार्टनर है ना, ये मादा में वुल्फियन डक्ट का ही अवशेषी भाग है। ठीक है, गार्टनर क्या है? वैज्ञानिक नाम है। कैनाल है छोटी सी, उसके लिए इसको क्या बोलते थे? कैनाल ऑफ गार्टनर बोल देते हैं। इसके बारे में इसने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया भैया मादा जनन तंत्र। अब इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से बाकी कुछ रह नहीं गया है। इसमें एक चीज रह गई है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? गर्भाशय के प्रकार की। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय के प्रकार, तो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो होता है हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर, तो बाई पार्टाइट। बाई पार्टाइट, बाई पार्टाइट का मतलब क्या होता है? यानी कि हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना, हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना। और बाई पार्टाइट जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? घोड़ी में देखने को मिलता है। अगर ये आप पहली बार देख रहे हो ना इसको, तो पिछली वीडियो देखना इससे, है ना, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो बाई पार्टाइट किसमें देखने को मिलता है? घोड़ी में। उसके बाद बाई कॉर्नुएट। बाई कॉर्नुएट का मतलब क्या होता है? बाई कॉर्नुएट का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी। बाई पार्टाइट का मतलब क्या होता है? हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना। अब बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना क्या कहलाता है? बाई कॉर्नुएट। ठीक है, बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना। तो ये देखने को मिलता है एक तो रुमंथी जानवर, ठीक है, सुअरी, ऊंटनी और कुतिया। ठीक है, इनमें देखने को मिलता है। एक होता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स यूट्रस। जो डुप्लेक्स यूट्रस होता है इसका मतलब यह है कि इसमें देखो दो तो सर्विक्स होती हैं, है ना, दो यूट्रस होती हैं, दो बॉडी होती हैं, दो सर्विक्स होती हैं, दो हॉर्न होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स यूट्रस बोलते हैं। यह देखने को मिलता है खरगोश में। किसमें? खरगोश में दो हॉर्न, दो बॉडी और दो सर्विक्स होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स यूट्रस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार। ठीक है, तो देखो सीधा लिखिए, टी आकृति का गर्भाशय घोड़ी में, है ना, बाई आकृति का रुमंथी जानवर, रुमंथी जानवर, बाई और टी के मध्य ऊंटनी, है ना, बी आकृति का गर्भाशय कुतिया में। बी आकृति का गर्भाशय किसमें पाया जाता है? कुतिया में पाया जाता है। ठीक है भैया, तो ये हो गया मादा जनन तंत्र। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके आगे आपको जो भी चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कंटिन्यू रखेंगे। और एक बात और बोलनी थी, आप है ना बहुत अच्छे हो, है ना, बहुत अच्छे हो आप। पूछो क्यों? क्योंकि आज तक आपने इस भाई का मनोबल नहीं करने दिया, है ना, कभी भी आपने डिमोटिवेट नहीं किया, और डिमोटिवेट करना भी नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कमी है उनको ना बताएं, लेकिन जो कमी है ना वो बतानी चाहिए।
अगर अपनी कमियों के बारे में पता नहीं चलेगा तो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा। तो गलती को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए और सुधार करने की नीयत होनी चाहिए, है ना, तो हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। तो जो भी कमी है ना वीडियो में या किसी भी चीज़ में, तो आप बताया करो, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।